Welcome to Vyas IS. So this is your day 34 of Mission UPSC 2027. So आज हमारा टारगेट है चैप्टर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इस चैप्टर में, जिसमें हमने लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा था. उसके अलावा हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, एमएलएस कैसे इलेक्ट होते हैं, राइट, सरकार कैसे बनती है. यही सेम चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है और थोड़ा सा हम इसमें मतलब एडवांस हल्की सी चीज़ें देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. अभी जो शुरू के कुछ आपके जो शुरू का 1 या 1.5 पेज है वो जस्ट इंग्लिश के लिए लिखा गया है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो इंट्रोडक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं जब आप मेंस की तैयारी करेंगे. ठीक है. सो वी इन इंडिया प्राइड आवरसेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट. कि पार्लियामेंट इनेबल करता है, पार्लियामेंट एक कहीं ना कहीं हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को ये अलाउ करता है कि वो पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से हम पार्टिसिपेट करते हैं, बाय गिविंग वोट, एंड सरकार को कंट्रोल कर सके. क्योंकि हम लोग वोट दे सकते हैं तो पार्लियामेंट हमको कहीं ना कहीं राइट दे रहा है. दस मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया, एज वी नो, became independent on 15 August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of the society participated. कि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर देखा जाए तो बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया कि इस तरीके की चीज़ आए जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसी चीज़ है, मतलब हर किसी के पास राइट हो टू वोट. सो पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है. सो अंडर कॉलोनियल रूल, ब्रिटिशर्स के टाइम पे द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरते थे एंड डिड नॉट अग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक. और इवन कई डिसीजंस जो ब्रिटिशर्स लेते थे इंडियंस के लिए उनको नहीं पसंद थे. किनको? इंडियंस को. बट डर लगता था. बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज देयर डिसीजंस. कि भाई अगर उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, विरोध करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनको खतरा होगा. तो वो डरते थे बोलने से. ठीक है. सो द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. बट फिर जैसे ही फ्रीडम मूवमेंट आया, जैसे ही हम कहें फ्रीडम मूवमेंट आया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदलनी शुरू हुई. द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो नेशनलिस्ट थे, जो हमारे देश के नेशन थे, उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया उन लोगों का. ठीक है. एंड डिमांड करनी भी शुरू कर दी इंडियंस ने. एज फार बैक एज 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड किया कि इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेचर में विद द राइट टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन. की बजट भी बनाने में हेल्प होए और क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे जा सके, ऐसी हमें राइट चाहिए. किसने डिमांड करी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी इन द लेजिस्लेचर. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो हमारा आया, उसमें कुछ ना कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की राइट्स दे दी गई थी. While these early legislature under the British government were in response to the growing demand of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये जो स्टार्टिंग में ही लेजिस्लेचर वाली डिमांड आई अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये कहीं ना कहीं एक डिमांड जो हमारे नेशनलिस्ट ने की. बट इसमें इस तरीके से हुआ कि हर एडल्ट को वोट करने का राइट नहीं मिला था. हमें पढ़ा था ना हमने लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई थी, यानी कि हर किसी के पास वोट्स देने का राइट नहीं था. किस पे डिपेंड करता था? उनकी प्रॉपर्टी, टैक्स, इनकम, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता था कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है. और हमने ये भी देखा था कि सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एलिजिबल है उस टाइम पे जो इलेक्शन हुए थे. द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. की जो ड्रीम और एस्पिरेशन थे फ्रीडम स्ट्रगल के, ये कहीं ना कहीं कंक्रीट बने, एकदम हम कह सकते हैं ठोस के साथ हुआ. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. की वो जो स्ट्रगल किया, जो ड्रीम्स और एस्पायर किया उन फ्रीडम स्ट्रगल्स ने, वो फाइनली जाके इंडिया ने अचीव किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जहाँ पे हर एडल्ट के पास राइट है टू वोट. ईवीएम सिस्टम, बैलेट सिस्टम और ईवीएम सिस्टम था. आपको पता होगा कि पहले बैलेट सिस्टम चलता था, फिर बाद में ईवीएम आया. ईवीएम जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें फर्स्ट टाइम जो इंडिया के अंदर ये आया 2004 में, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली वोट दे सकते हैं. और ये ईवीएम के यूज़ आने की वजह से 1.5 लाख ट्रीज़ जो बचे हैं, ठीक है, जो 8,000 टन्स ऑफ पेपर यूज़ होते हैं ना बैलेट पेपर को प्रिंट करने में, वो बचाएगा. यानी कि 1.5 लाख ट्रीज़ बचे ईवीएम के आने से, इलेक्ट्रॉनिकली ये जो हमारी वोटिंग मशीन है इसके आने से. ठीक है. पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. सो द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसर्न. ठीक है. कि अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में, सबसे की पॉइंट तो हम यही कहेंगे कि भाई कंसर्न हो, डिज़ायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन हो लोगों का, कि लोग खुश हो.
लोगों का अप्रूवल हो. सो इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि ये लोगों का डिसीजन है जो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में हेल्प करता है और उनकी फंक्शनिंग डिसाइड करता है. सो बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया डेमोक्रेसी में यही है कि हम लोग, यानी कि हम और सिटीजन हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं इस डेमोक्रेटिक कंट्री में. एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव ट्रस्ट ऑफ दी सिटीजन, की जितने भी सरकार है, जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उनको पब्लिक का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ही हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी डेमोक्रेसी, एंड दे आर द ओनली पीपल हु विल इलेक्ट यू, राइट. सो इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस. हर एक इंडिविजुअल, आपको पता है हम इलेक्शंस के थ्रू अप्रूवल करते हैं, यानी कि हम इलेक्शंस देंगे, हम इलेक्शन से जिनको वोट देंगे, जो वोट में जीतेगा वही तो सरकार बनता है. तो कहीं ना कहीं हम लोग अप्रूव कर रहे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, और कैसे कर रहे हैं, थ्रू इलेक्शंस. पीपल विल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट. जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे हमने हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल से समझा था ना, कि जो सबसे ज़्यादा सीट जीतेगा, जो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज जीतेगा, उसी की सरकार बन जाती है, राइट. तो वही चीज़ लिखी हुई है. द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, जो पार्लियामेंट आपको पता है सारे लोगों से मिलके बना है, लोकसभा राज्यसभा बल के मिलके, टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, वो मिलके गाइड करते हैं सरकार को. इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव, इस तरीके से हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, सरकार बनाते हैं, और सरकार फिर हमारे हिसाब से मतलब ऑफकोर्स दैट कंट्रोल इट. ठीक है. पार्लियामेंट का क्या रोल है? पार्लियामेंट आपको पता है 1947 के बाद क्रिएट हुआ. इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, ये वो एक ट्रस्ट दिखाता है. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं एक वो तरीका है लोगों का ट्रस्ट दिखाने का. लोगों को ट्रस्ट हम पे है, तो उस तरीके से तो सरकार बनती है. इंडियन पार्लियामेंट में होता ही कौन है? लोकसभा राज्यसभा है. लोकसभा हम लोग इलेक्ट करते हैं इसके मेंबर्स. तो कहीं ना कहीं ये एक लोगों का ट्रस्ट है जो हम डेमोक्रेसी के फॉर्म में देख पा रहे हैं, एक एक्सप्रेशन है. 1947 के बाद पार्लियामेंट आया. सो दीज आर द पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड कंसेंट बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट. द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर. क्यों है? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर. जो इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट में वो सेम तरीके से होते हैं जैसे हम स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं, जो आपके MLAs वगैरह के इलेक्शन होते हैं. इसी तरह स्टेट लोकसभा, आप ऐसे कह लीजिए, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसी तरह विधान सभा के इलेक्शन होते हैं. ठीक है, विधान परिषद के इलेक्शन होते हैं. लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years. लोकसभा हर 5 साल में, आपको पता है इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं. कंट्री को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है. हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पर्सन इलेक्ट होता है, और जो कैंडिडेट जो कंटेस्ट करता है इलेक्शन, वो यूजुअली अलग अलग पार्टी से हो सकता है. मतलब कि अगर हम कह रहे हैं इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो 543 MLAs है, तो ज़रूरी नहीं है सारे एक ही पार्टी से होंगे, हो सकता है अलग अलग पार्टी से हो. ठीक है. वंस इलेक्टेड, जैसे ही इलेक्ट होंगे तो ये कैंडिडेट क्या बन जाएंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर हम MP बोल सकते हैं. और ये MP मिलके पार्लियामेंट बनाता है, यानी कि लोकसभा के अंदर हमारे सारे MPs होते हैं. वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. एक बार इलेक्शंस अगर हो गए तो पार्लियामेंट के कुछ फंक्शंस हैं कि भाई नेशनल गवर्नमेंट रेडी करना, नेशनल गवर्नमेंट को तैयार करना, मतलब कौन सी बनेगी. इलेक्शंस हो गए तो ऑफकोर्स ये बात अब डिसाइड करनी पड़ेगी सरकार किसकी बनेगी. सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आपको पता है प्रेसिडेंट आता है, राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है. लोकसभा इलेक्शन होने के बाद एक लिस्ट बनाई जाती है कि हाउ मेनी MPs, कौन से MPs कौन सी कितनी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं. कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी में आने के लिए मिनिमम 50% वोट लेने पड़ते हैं. टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड MP. अगर मान लेते हैं 543, क्योंकि हमें पता है 543 इलेक्टेड होते हैं, प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड. देखिए ये 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड जो है अब नहीं है, अब हट गए हैं, तो अब सिर्फ 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में. मेंबर्स इन लोकसभा टू हैव अ मेजॉरिटी होने के लिए इसका 50% वोट्स एटलीस्ट होने चाहिए, एटलीस्ट हाफ द नंबर, दैट इज़ 272 और मोर. तभी हम कह सकते हैं कोई पार्टी की सरकार बनेगी. ठीक है, रूलिंग पार्टी होगी. द ऑपोजिशन, और बाकी की जो आपको पता है कि रूलिंग पार्टी के अलावा जो जीत गई उसके अलावा जितने भी पार्टी है वो सारी ऑपोजिशन पार्टी होती है. ऑपोजिशन पार्टी क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. द ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ मेजॉरिटी और कोलिशन. कोलिशन मतलब कोई 2 पार्टी मिलकर काम करे, 2 पार्टी या 2 से ज़्यादा पार्टी मिलके एक हो गई है. द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी. ऑपोजिशन पार्टी सबसे बड़ी होती है. कोलिशन क्या होता है? अ टेम्पररी अलायंस ऑफ ग्रुप्स और पार्टीज. ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. देखिए लोकसभा का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करना. एग्जीक्यूटिव जो लॉज वगैरह इंप्लीमेंट करने में हेल्प करे. ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है. इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया का, वो कौन है? लीडर होता है रूलिंग पार्टी का. जो भी पार्टी जीतेगी, जैसे अभी इंडिया में BJP हमें पता है मेजॉरिटी में रहती है, तो मेजॉरिटी में जो BJP है उसमें से कोई एक
जितने भी MPs होंगे उनमें से कोई एक लीडर बनेगा, तो उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो प्रधानमंत्री वो बनेगा, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा फ्रॉम द MPs, जो उन पार्टी से बिलोंग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर फिर बाकी के मिनिस्टर सेलेक्ट करेगा कि कौन कौन से बाकी के मिनिस्टर्स होने हैं। एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, सो दैट डिसीजंस वगैरह में वो हेल्प कर सके। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। ऑफन समटाइम इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को कि मेजोरिटी जीते। अगर ऐसा केस हो रहा है, जैसे आपकी बुक में सेकंड वाला केस दे रखा है, जिसमें मान लीजिए कि 3 पार्टी है, बीजेपी और आपकी आप हो गई, और एक बार आप मान लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मान लेते हैं इसके 32 वोट आ रहे हैं, इसके 28 वोट आ रहे हैं, और इसके भी 30 वोट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी आप बोलेंगे कि क्योंकि इसकी ज़्यादा वोट है तो ये बननी चाहिए, बट कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि इन दोनों के आप देखेंगे मेजॉरिटी से भी ज़्यादा है, तो हो सकता है ये दोनों अग्री कर लें और कोलिशन बना लें। तो जब ऐसी चीज़ हो जाती है तो हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, कि भाई कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ रही, क्योंकि 50% ऑफ द वोट भी नहीं आ रहे हैं, देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन दे जॉइन टुगेदर। 2 पार्टी मिलकर ज्वाइन कर रही है विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टिंग इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म, एंड इट इज़ नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है। राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा क्या काम करते हैं? स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको हाउस ऑफ स्टेट भी बोल देते हैं। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन को भी इनिशिएट कर सकता है, एंड ऑल्सो बिल भी। कोई भी बिल जो बनाया जाता है, कोई बिल जो आता है, वो लोकसभा के बाद राज्यसभा में ही पास होता है, और अगर राज्यसभा पास कर देता है तो ही वो एक्ट बनता है। हालांकि राज्यसभा का भी मना नहीं करता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, बट स्टिल ऐसा बोला जाता है कि राज्यसभा जब तक पास नहीं करेगा तब तक वो कोई चीज़ एक्ट नहीं बनेगी, बिल एक्ट में नहीं कन्वर्ट होएगा। तो राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। देखिए, कोई भी बिल जो होता है ना, कोई भी बिल पास होने के लोकसभा के पास जाता है, फिर राज्यसभा के पास जाता है। अगर राज्यसभा अप्रूव करते हैं, लोकसभा भी अप्रूव करते हैं, तो ही लॉ बनता है। यूजुअली ऐसा होता है, लोकसभा अगर अप्रूव कर देगा तो राज्यसभा भी कर ही देता है। यहाँ से अप्रूव होना मेन काम होता है, हालांकि हम ये सब चीज़ें आगे पॉलिटी में सीखेंगे। सो देयरफॉर राज्यसभा हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग इफ ऑल्ट्रेशंस आर नीडेड द लॉज विच इज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस तो डायरेक्ट होते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट राज्यसभा के इलेक्शंस में हम लोग नहीं रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते, वो डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है। देर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स विच इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए, राज्यसभा के अंदर टोटल 245 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। 233 होते हैं इलेक्टेड, जो हम लोग मतलब इलेक्ट किए जाते हैं, और 12 ऑलरेडी नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके रखता है। ठीक है। तो दूसरा काम अगर इलेक्शन जीत जाए, पहला काम हमने देखा कि भाई सरकार बनाना, टू फॉर्म द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा काम क्या है अगर इलेक्शन जीत जाते हैं? टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन्स विद द क्वेश्चन आर। देखिए, पार्लियामेंट में जब भी कोई डिस्कशन शुरू होता है, कोई भी सेशन होता है, तो उससे पहले हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन आर होता है। क्वेश्चन आर आप ऐसे मान लीजिए 1 घंटे का एक सेशन होता है, जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज कुछ क्वेश्चंस लेके आती है, जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस हो सकते हैं या कुछ भी चीज़ हो सकती है, जो सीधा सीधा MP से वो पूछ सकते हैं। तो वो 1 घंटे का होता है, यूजुअली 11 से 12 बजे के बीच में होता है, एक्सेप्ट कुछ दिन जैसे कि बजट वाले दिन नहीं होता। तो क्वेश्चन आर हमेशा स्टार्टिंग में होता है 1 घंटे का। ठीक है। क्वेश्चन आर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जिससे कि MPs को डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई कैसा काम क्या चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्वेश्चन आर कहीं ना कहीं वो चीज़ें लेके आ रहा है जो अपोजिशन पार्टी उठा रहा है। अपोजिशन पार्टी हमेशा कुछ अच्छा ही चीज़, क्योंकि अपोजिशन पार्टी एक कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो हर चीज़ फेवर में दिखेगी ना, अपोज करने में हेल्प करेगा। अगर हम किसी को अपोज करेंगे और वो उसको अपोज को मतलब मान लो मैंने किसी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम बता दे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर उसने उसको जस्टिफाई कर दिया, दैट मीन्स वो काम सही कर रही है। बट अगर मैं अपोज कर दूँ और वो बोल दे हाँ मैं तो फंस गया वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं मतलब दैट मीन्स वो सरकार ही ढीली है, राइट। तो ये अपोजिशन पार्टी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चंस पूछ के बाय आस्किंग द क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज ऑल्टर्ड इट्स शॉर्टकमिंग। ठीक है। एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, दैट इज MPs। ठीक है। क्वेश्चंस पूछना इज अ वेरी क्रूशल टास्क फॉर एवरी MP। द ऑपोजिशन पार्टी प्ले अ critical role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawback in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policy। ठीक है। कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स वगैरह जो पॉलिसीज़ में है वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है। मान लो कोई भी एक सरकार, रूलिंग पार्टी जो है वो कोई पॉलिसी लेके आ रही है, तो वो तो भाई अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगी ना,
बट ऑपोजिशन पार्टी ही यहाँ पे रोल प्ले करती है कि वो ऐसी चीज़ दिखाएगी कि आपने इस सेक्टर को तो कवर ही नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया, सरकार के लिए इन सेक्शंस के लिए नहीं किया, माइनॉरिटी के लिए नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो अपोज करेगी, तो रूलिंग पार्टी फिर उसको कंसीडर करेंगे। तो एक हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ दी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी बनती है ऑपोजिशन पार्टी। द गवर्नमेंट गेट वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोड बाय द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय द MP. In addition, all the matters which is related to finance, the parliament approval is crucial for the government. कोई भी मैटर फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल होना ज़रूरी है। द MP as representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing the parliament, and thus it is a key aspect of the functioning of Indian democracy. Right? कि MP को जिनको हम इलेक्ट करते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंट्रोल करने में, गाइड करने में और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करने में, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। दो चीज़ हमने देखी। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है लॉ बनाना, कि पार्लियामेंट का काम है भाई लॉ बनाना। ठीक है। सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम संसद भी बोलते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जिसको हम संसद भी बोलते हैं, एक सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है जो मतलब लॉज बनाते हैं। 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, मैंने हाउस ऑफ स्टेट्स बोल दिया होगा शायद, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ 245 मेंबर्स है और जिसका चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। रिपीट अगेन, पार्लियामेंट जिसको हम संसद बोलते हैं उसमें 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, 245 मेंबर्स होते हैं, एंड इसका हेड कौन होता है, चेयर कौन करता है, इसको वाइस प्रेसिडेंट करता है। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स है। पहले 2 एंग्लो इंडियंस भी होते थे बट अब नहीं है। इसको हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, और जैसे उसको हम हाउस ऑफ द स्टेट बोलते हैं, इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, और उसका वाइस प्रेसिडेंट होता है हेड, तो इसका होता है स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी कम्युनिटीज़, कोई भी रिलीजन के लोग हो सकते हैं। और ये भी ऑब्जर्व किया गया है दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कोई एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता हमारी सोसाइटी का। जैसे आप डेटा देखेंगे कि विमेन बहुत कम मिलेगी आपको, ठीक है, विमेन का सेक्शन बहुत कम मिलेगा। अगर आज की हम बात करें डेटा के हिसाब से तो सिर्फ 14.4% ऑफ द विमेन है जो जिनकी विमेन आप बोल दीजिए टोटल इन सीट्स में बैठी हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे माइनॉरिटी ग्रुप वाले कम है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है। सो देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इंश्योर करें कि कम्युनिटीज़ जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज है उनको भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले। इसी के लिए तो रिजर्वेशन आया SC/STs के लिए। फिर दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर SC/ST। अगर हम बात करें SC और ST के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड है पार्लियामेंट के अंदर, तो देखिए लोकसभा में तो होती हैं कुछ सीट्स रिजर्व, बट राज्यसभा में कोई सीट्स रिजर्व नहीं करते SC/STs के लिए। दिस हैज़ टू बी डन सो दैट MPs इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी फेमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासीज इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर टोटल 543 सीट्स में से 131 सीट्स है जो SC/ST के लिए रिजर्व्ड है। 131 में से 84 सीट्स हमारी SC के लिए है और बाकी की 47 सीट्स हमारी ST के लिए है। बट राज्यसभा में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। और इवन आज तक हम बात करें तो वुमेन को रिजर्वेशन नहीं मिला सीट्स का। वुमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं है सीट पे, सिर्फ SC/ST के लिए रखा हुआ है। ठीक है, और वुमेन कितनी है पूरे MPs में अगर हम बात करें तो आज भी सिर्फ 14.4% ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन मतलब वुमेन की सीट्स हैं। So it is issues of these kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough. तो यही चीज़ हमें ये सवाल उठाने में मजबूर करता है कि क्या आज भी हमारी सोसाइटी जो हम कहते हैं डेमोक्रेटिक है, क्या वो डेमोक्रेटिक है इस तरीके से जिसमें रिप्रेजेंटेशन विमेन का नहीं दिखता। SC/ST के लिए भी रिजर्वेशन ले रखी है। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसलिए हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट है बोलना। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कल हमारा जो टारगेट रहेगा वो ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो कल हम मिलते हैं इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के साथ। एक बार आप ये नोट ज़रूर रिवाइज़ करिएगा एंड साथ में जो टेलीग्राम पे क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं उसके फॉर्म में, क्विज़ के फॉर्म में क्लास 6 की पॉलिटी के, वो भी प्लीज़ आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि आप सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही है और कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है कि मैं फिर और क्वेश्चंस लाऊँ। सो सी यू, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।